नमस्कार बच्चों, आज की कक्षा में आपका स्वागत है। अभी क्या है, सबकी जो बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो नजदीक आने वाली हैं। कुछ की चल रही हैं और कुछ की अभी है। जैसे 10th और 12th 8th सभी की बोर्ड की परीक्षाएं नजदीक है, तो उसके लिए हम मिशन 100 एक हमने सीरीज की है, जिसमें मिशन 100 का मतलब है कि 100 में से 100 वाके मार्क्स आए। तो इसी प्रकार क्लास 8 में जो सारे सब्जेक्ट हैं, 10th में 12th में सारे सब्जेक्ट है, तो इस समय मैं आपके लिए क्लास 8 की जो संस्कृत है उसके लिए बहुविकल्पीय जो प्रश्न है आपके बोर्ड के एग्जाम में एमसीक्यूज 8 मार्क्स के आते हैं। तो हम मिशन 100 में वो कुछ इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास में परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर। अब यहाँ पर जो प्रश्न उत्तर दिए गए हैं वो पार्ट के अकॉर्डिंग है, यानी कि अकॉर्डिंग टू चैप्टर है, चैप्टर वाइज है। जितने भी हमारे चैप्टर हैं तो यहाँ पर सिलेक्टेड क्वेश्चन है जो बोर्ड के लिए महत्वपूर्ण है। अब यहाँ पर बहुविकल्प है प्रश्न। सबसे पहला है फर्स्ट चैप्टर है जो हमारा पार्ट 1 है, उसमें से है कि कस्य है नश्यति यश है। कस्य किसका नाश होता है। जो हमारा चैप्टर है सुभाषितानी उसमें है किसका नाश होता है, सिंह का। पिशुनस्य लुब्धस्य व्यवसनिन है। तो राइट ऑप्शन है हमारा कस्य नश्यति, किसका यश नष्ट हो जाता है, लुब्धस्य। लुब्धस्य मतलब होता है लोभी का, कि लोभी का जो है वो यश नष्ट हो जाता है। सेकंड है मधुमक्षिका किम जनयति है। मधुमक्षिका जो मधुमक्खी होती है वो क्या उत्पन्न करती है, जनयति क्या पैदा करती है। हमें पाठ के अनुसार अर्थात पाठ को ध्यान में रखते हुए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। रसम, माधुर्यम, भोजनम, अरसम। वैसे तो हम कहेंगे कि मधुमक्खी क्या देती है भाई, रस देती है, नहीं, मधुरता देती है, अर्थात वो मिठास देती है। तो राइट ऑप्शन है हमारा माधुर्यम। अगला है कृपणस्य किम नश्यति ही। कृपणस्य अर्थात जो व्यक्ति कंजूस होता है, किम नश्यति क्या नष्ट हो जाता है उसका, यश, सौख्यम, मैत्री ही, कुलम। सौख्यम अर्थात उसका सुख नष्ट हो जाता है। आपने देखोगे कि जो कंजूस जो व्यक्ति होता है धन को इकट्ठा कर लेता है, वो मरने को मर जाता है लेकिन अपने ऊपर वो पैसा खर्च नहीं करता, तो अर्थात उसका सुख और चैन नष्ट हो जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा सौख्यम, अर्थात उसका सुख नष्ट हो जाता है। तत् भागधेयम परम इति वाक्य रिक्त स्थानम पूर्यत। श्लोक के अंदर से है, श्लोक हमने अगर पढ़ रखा है तो उसे देखकर हमें समझ में आ जाता है कि ये लाइन पूरी कैसे होगी। तत् भाग्यधेयम परम पशु नाम है, क्योंकि हमने श्लोक पढ़ रखा है तो यहां पर नरा नाम नहीं आएगा, निर्पणा नाम भी नहीं आएगा, बाल का नाम भी नहीं आएगा, क्या आएगा, पशु नाम है। क्लियर। नेक्स्ट है हमारा नद्य कम असाध्य अपेय भवंता। नद्य नदियां कम किसको, असाध्य पहुंचकर, अपेया पीने योग्य हो जाती है। अर्थात नदियां जो नदियों का जो जल होता है वो स्वादिष्ट माना जाता है, अर्थात मीठा जल माना जाता है, लेकिन जब वो समुद्र में पहुंच जाती है तो उसका जो जल होता है वो पीने लायक नहीं होता। तो किस में पहुंचकर, समुद्रम। समुद्र मतलब अर्थात वो सागर में जब पहुंच जाती है तो उसका जल कैसा हो जाता है, खारा हो जाता है, अर्थात वो पीने योग्य नहीं होता। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति ही डैश। तस्य उसके सिर पर आकर, ये श्लोक है कि उसके सिर पर आकर कौवे ही बैठते हैं। कैसे, जो व्यक्ति निष्क्रम्य होता है, बिना काम का जो व्यक्ति होता है, परिश्रम नहीं करता है, भाग्य का सहारा ले जाता है, भाग्य के सहारे पर रहता है। तस्य मूर्धन्य तिष्ठन्ति इति वाक्य रिक्त स्थानम पूर्यत है। क्या बैठते हैं उसके सिर पर, मूर्धन्य का मतलब होता है सिर पर बैठते हैं। क्या, पिकहा वायसहा वानरहा कपोता वायसहा, अर्थात कौवे उसके सिर पर आकर बैठते हैं। सज्जन दुर्जना नाम बचा है श्रुत्वा संत किम सर्जंती। सज्जन, सज्जन जो व्यक्ति होते हैं वो दुर्जनों के वचनों को सुनकर, संत जो संत होते हैं क्या क्या निर्माण करते हैं। कहा जाता है ना कि जो सज्जन जो लोग होते हैं वो दूसरों के कटु
वचन भी सुनते हैं वो, लेकिन फिर भी क्या है, वो मीठे वचनों का ही प्रयोग करते हैं, अर्थात वो अच्छा वचन बोलते हैं। तो यहां पर यही कहा गया है कि वो सुनकर वो कैसी वाणी बोलते हैं, मधुर सुक्तरसम गीतम क्रोधम आनंदम, अर्थात वो मधुर वाणी, मधुर सुक्तरसम, मधुर वाणी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है नद्य डैश आसाध्य भवन्ते रिक्त स्थानम पूरयत। अब ये क्वेश्चन दो तरह से आ चुका है। पहले हमारा फिलअप में था कि नद्य डैश आसाध्य भवन्ते, नदियां पहुंचकर पीने योग्य हो जाती है, किसमें, समुद्र में, अर्थात समुद्र में मिलकर। सुभाषितम पदस्य अर्थम अस्ति, सुभाषित जो है पद उसका अर्थ क्या है, सुधन भाषित, सुधन भाषण, अर्थात सु का मतलब होता है सुंदर, मधुर बोल, मधुर भाषण, तो क्या आ जाएगा, मधुर वचनम। नेक्स्ट है हमारा कि साहित्य संगीत कला विहीन जन है भवति, साहित्य संगीत कला से विहीन जो व्यक्ति होता है वो क्या होता है, अर्थात जिसको साहित्य के संगीत की नॉलेज जानकारी नहीं होती है, वो इस संसार में कैसा मनुष्य माना जाता है, अर्थात वो पशु के समान माना जाता है। पशु खग है, पथिक है, गुणज्ञ, किसके समान माना जाता है, वो पशु के समान माना जाता है। परमत सचिव से नराधीयस्य है किम नश्यति, नराधिपस्य है किम नश्यति। परमत सचिव अर्थात जिस राज्य में जिसका जो मंत्री होता है वो कैसा होता है, आलसी होता है। परमत का मतलब होता है आलसी, सचिव का मतलब मंत्री। जो मंत्री आलसी होता है तो उस राजा का क्या नष्ट हो जाता है, उस राजा का निश्चित ही राज्य नष्ट हो जाता है। धनम यश राज्य सौख्यम, तो क्या नष्ट होगा, उसका राज्य नष्ट हो जाता है। अर्थात जिस राजा का जो मंत्री है वो आलसी होता है तो निश्चय ही उस राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। बिलस्य वाणी न कदापि मसुरता, ये हमारा सेकंड चैप्टर है, चैप्टर 2। बिलस्य वाणी न कदापि मसुरता, कि बिल की आवाज अर्थात गुफा की आवाज मैंने पहले कभी नहीं सुनी। द्वितीय पाठक से लेखक अस्ति, द्वितीय पाठक के लेखक कौन है, तो यहां पर राइट आंसर है माघ है, नारायण पंडित है, विष्णु शर्मा है, विष्णुदत्त है, तो राइट आंसर है हमारा विष्णु शर्मा। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है, एक विष्णुदत्त है, एक विष्णु शर्मा है, तो हमारा राइट आंसर है कि विष्णु शर्मा विष्णुदत्त नहीं है। नेक्स्ट है सिंहस्य किम नाम है आसित, क्योंकि हम पढ़ चुके हैं पाठ में कि एक शेर था उसमें, तो उसमें यहाँ पर सिंहस्य नाम है। सिंह का नाम क्या था, क्या नाम था सिंह का, यहाँ पर देखो सिंह का जो नाम था, प्रखर है, चंचल है, तीक्ष्ण नख है, खर नखर है। खर नखर, शेर का नाम क्या था, खर नखर था। डैश वाणी न कदापि मैं श्रुता इति वाक्य रिक्त स्थानम पूर्यत, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, क्योंकि ये हमारे पाठ का शीर्षक है, ये हमारा टाइटल है, हमें देखते ही पता लग जाता है कि वाणी न कदापि मैं श्रुता, बिलस्य वाणी न कदापि मैं श्रुता, तो क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर बिलस्य। अतः नेक्स्ट है अतएव पलायनम करण्यम इति कथनम कस्य, अतएव इसलिए ही पलायन कर लेना चाहिए, पलायन अर्थात मुझे भाग जाना चाहिए, यह कथन किसका है, व्याघ्रस्य, मृगस्य है, लोमशिकाया व्याधस्य है, वो किसका था, व्याघ्रस्य है। बाघ ने कहा था कि मैं यहां पर बूढ़ा हो गया हूं लेकिन मैंने गुफा की आवाज कभी नहीं सुनी, इसलिए अर्थात मुझे यहां से पलायन कर लेना चाहिए। किसने कहा था पलायन कर लेना चाहिए, शियार ने, क्योंकि उस समय शियार ने देखा कि भाई यहां तो शेर है जो रहता है और वो दहाड़ता है। क्लियर, तो यहां पर क्या आ जाएगा, पलायन इति कथनम कस्य, किसका कथन यहां पर, व्याघ्रस्य है। गुहाया कदा को अपि जीव आगच्छति, गुफा में कदा कब को अपि कोई जीव आता है, किस समय आता है, वो रात को आता है, प्रातः काले आता है, सायकाले आता है, रात्रो आता है, मध्य काले आता है। कब आता है वो, सायकाले आता है, यानी कि जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उस गुफा में निश्चय ही कोई जीव आता है। गुहाया स्वामी क्या आसित, गुहाया गुफा का स्वामी कौन था, खरनकर, चंचल है, चित्रक है, दधिपुच्छ है, दधिपुच्छ नामक है, अर्थात गुफा का जो मालिक था उसका नाम क्या था, दधिपुच्छ नामक श्रृंगार था।
दधिपुच्छ नामक क्या था? श्रृंगाल था। उस गुफा का जो मालिक था उसका नाम था दधिपुच्छ श्रृंगाल है। अब है विलस्य वाणी न कदापि मैं श्रोता इति पाठः कुतः संकलित है। कुतः कहां से संकलित किया गया है? कथा सरित सागरात हितोपदेशात पंचतंत्रात जातक मालाया। क्योंकि ये स्टार्टिंग में हम पाठ परिचय में पढ़ चुके होते हैं कि यह ग्रंथ कहां से संकलित है, तो यहां से है। इसका नाम क्या है? पंचतंत्रात, अर्थात ये पंचतंत्र से लिया गया है। पंचतंत्र से लेखक है अस्ति। पंचतंत्र के जो लेखक है वो कौन है? विष्णु शर्मा, नारायण पंडित है, सोमदेव है, आर्यसूर है। तो उसके राइट है यहाँ पर विष्णु शर्मा, अर्थात पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। पंचतंत्र से तृतीय भाग है अस्ति। पंचतंत्र तृतीय भाग में है मित्र भेद है, काकोलिकियम, संधि विग्रह, मित्र लाभ है। तो राइट आंसर है काकोलुकियम, अर्थात ये तृतीय भाग में से है। नेक्स्ट है सिंह महती गुहाम अपश्यत। सिंह शेर ने बहुत बड़ी गुफा देखी। कब देखी? प्रातः काले, सूर्यास्त समय, मध्य या रात्रो। कब देखी थी? सूर्यास्त के समय देखी थी। श्रृंगाल से नाम के मासिक श्रृंगाल का क्या नाम था? दीर्घपुच्छ, चित्रक, दधिपुच्छ, शुद्र बुद्धि। क्या नाम था उसका? दधिपुच्छ नाम का एक श्रृंगाल अर्थात सियार था। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदानम की दर्शमासित। ये हमारा चैप्टर कौन सा है? थर्ड चैप्टर है। ये हमारा चैप्टर थर्ड में से है। डिजी भारतम, डिजिटल इंडिया जो हमारा पाठ है उसके अंदर से यहाँ पर डिजी भारतम। प्राचीन काले ज्ञान से आदान प्रदानम की दर्शमासित। प्राचीन काल के समय जो ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो कैसा था? मौखिक था। करगद उद्योगे केसाम उपयोग बहुत ही। करगद उद्योगे, कागज का जो व्यापार था, करगद उद्योग था, उसमें किसका उपयोग होता था? धातुओं का, वस्त्रों का, फलों का, वृक्षों का, अर्थात वृक्षों का। वृक्षों का उपयोग क्यों हो जाता था? क्योंकि कागज का अधिक से अधिक जब प्रयोग होता है तो वहां पर अधिक से अधिक पेड़ों की कटाई की जाती है। पेड़ों के काटने से किसका उपयोग होता है? कागज बनता है, जिससे कागज का अधिक से अधिक उपयोग किया जाता है, अर्थात पेड़ों को अधिक से अधिक काटा जाता है। वित्त कोशस्य सर्वाणि कार्य संपादते। वित्त कोशस्य बैंक, बैंक के सभी कार्य संपादते पूरे होते हैं। बैंक के सभी कार्य किससे पूरे होते हैं? लिखने से लेखन, दूरभाषण, संगणक यंत्रण, कृषि यंत्रण। किससे पूरे होते हैं? संगणक यंत्रण। क्योंकि आजकल हमने देखा है कि हमारा जो युग है वो डिजिटल इंडिया का युग है। इसमें क्या है कि सारी जो चीजें हैं उनमें सब में टेक्निक आ गई है। हमने देखा है रेलवे स्टेशन पर, मॉल में, शॉपिंग मॉल में, बैंक में, सब जगह लैपटॉप का या कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। तो बैंक में जो काम होता है वो संगणक यंत्रण अर्थात कंप्यूटर से पूरा किया जाता है। डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा सूर्यते। डिजिटल इंडिया की चर्चा कहां सुनाई दे रही है भाई? डिजिटल इंडिया की चर्चा तो सभी जगह सुनाई दे रही है। जहां देखो संपूर्ण विश्व अर्थात पूरे विश्व में हमें डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है। तो क्या आ जाएगा यहां पर? संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व, संपूर्ण ग्राम या वन। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? संपूर्ण विश्व, अर्थात पूरे संसार में हमें डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है। ज्ञान से आदान प्रदान मौखिकम आसीत। ज्ञान का जो आदान प्रदान था वो कैसा था? अधुना में था, वर्तमान काल में था, हय में था या प्राचीन काल में था? अर्थात ज्ञान का जो पहले आदान प्रदान था, ज्ञान की जो सुनने की जो परंपरा थी वो कैसी थी? प्राचीन काल में मौखिक होती थी, ओरल होती थी, अर्थात सुनकर एक दूसरे से ज्ञान ग्रहण करते थे और आदान प्रदान होता था ज्ञान का। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है प्राचीन काल है। नेक्स्ट है कि चल चल पुरतो निधि चरणम। ये हमारा चैप्टर हो गया यहाँ पर, फोर्थ चैप्टर है ये हमारे। यहाँ से चल चल पुरतो निधि चरणम रिक्त स्थानम पूर्यत। अब हमने श्लोक पढ़ा है, ये राष्ट्रीय गीत है हमारा।
जो श्रीधर भास्कर वर्णेकर द्वारा रचित है। तो यहाँ पर चल चल प्रुतो हो, यहाँ पर क्या आ जाएगा, निदेही। चल चल प्रुतो निदेही चरणम। विनय डैश नगारोहणम इति वाक्य रिक्त स्थानम पुर्यम। विनय बिना यान के नगारोहण, अर्थात हमारा बिना यान के ही हम उस पर पर्वत पर चढ़ सके। रास्ते की विधेयी, रास्ते के प्रति क्या रखो, रास्ते के प्रति क्या रखो, अर्थात हमें रास्ते के प्रति क्या रखनी चाहिए, हमें रास्ते के प्रति प्रेम, अनुराग, अनुरक्ति हमें रखनी चाहिए। तो यहां पर है अनुरक्ति, विरक्ति, आसक्ति, पराक्रम। तो हमें रास्ते के प्रति अनुरक्ति रखनी चाहिए। नेक्स्ट है श्रीधर भास्कर वर्णेकर की दर्शक कवि अस्ति। श्रीधर भास्कर वर्णेकर जो कवि थे, उन्हें कैसा कवि माना जाता है, तो अर्थात वो एक राष्ट्रवादी कवि थे। तो यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रवादी, साहित्यिक, पारिवारिक, सामाजिक। क्या थे, वो एक राष्ट्रवादी कवि थे। चरणम पुत्रम निदही की चरण, अर्थात चरणों को हमें कहाँ रखना चाहिए, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, वामतः, परितः, पुरुतः, पश्चातः, अर्थात चरणों को, अर्थात हमें हमेशा अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। आगे बढ़ने का मतलब है, अर्थात हमें आगे बढ़ना चाहिए, हमें सफलताओं को प्राप्त करते रहना चाहिए, चाहे हमारे मार्ग में कितनी भी कठिनाई हो, हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। सदैव पुरतो निदेहि चरणम पाठस्य रचयिता अस्ति। सदैव पुरतो निदेहि चरणम, पाठस्य, पाठ के रचयिता कौन है, अभी हम पढ़ चुके हैं, श्रीधर भास्कर वर्णेकर। व्याघ्रस्य, व्याघ्रस्य नाम की मासित, यहां से हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है 5। चैप्टर का जो नाम है कंटक एवं कंटकम, अर्थात कांटे को ही कांटे से निकाला जाता है। व्याघ्रस्य नाम की मासित चंचल है, संकटम, विक्त है, लोमश है। तो व्याघ्रस्य, पाठ के अनुसार व्याघ्र का नाम क्या था, चंचल है। व्याघ्र का नाम क्या था, चंचल है। सर्व किम समीहते, सर्व, सभी लोग किसमें लगे रहते हैं, सभी लोग क्या चाहते हैं, सभी लोग अपना स्वार्थ चाहते हैं। हमने पाठ में यही पढ़ा था कि सभी लोग क्या होते हैं, स्वार्थी होते हैं। धनम स्वार्थम, सौंदर्यम पराधनम, सभी लोग क्या होती है, स्वार्थम, अर्थात वो स्वार्थ को चाहते हैं। पिपासु क्या आसित, प्यासा कौन था, व्याध है, व्याघ्र है, चित्रक है, मृग है, व्याघ्र है। क्योंकि पाठ के अनुसार जो प्यासा था वो किसको प्यास लगी थी, व्याघ्र अर्थात बाघ को प्यास लगी थी। सौख्य साधनम अस्ति, सौख्य साधनम, ये हमारा बीच में 4 चैप्टर का आ गया है कि हमारा साधन क्या है, धन है, यश है, बलम है, देवम है। तो राइट आंसर क्या है हमारा, बलम। चंचल सौख्याम जीविकाम निर्वायति, चंचल जो शिकारी होता है अपनी जीविका अर्थात अपना गुजारा करता था, कैसे करता था, धनेन से, सेवया, परिश्रम में, पक्षी मृग आदि ग्रहणेन, अर्थात वो पक्षी, हिरणों आदि को पकड़कर क्या करता था, वो शिकार करता था और उससे अपनी आजीविका चलाता था, अर्थात अपना जीवन का गुजारा करता था। नेक्स्ट है जना मई स्नानम कुर्वन्ति इति एकथ्यत, लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं, ये किसने कहा था, नदी, कूप है, सरोवर है, वृक्ष। पाठ के अनुसार ये किसने कहा था, नदी ने कहा था कि लोग मेरे अंदर स्नान करते हैं और मुझे गंदा कर देते हैं। कंटक कंटकम पाठ से संकलन करता है कह अस्ति कि कंटने कंटकम, कि कांटे को कांटे से निकाला जाता है। पाठ की जो संकलन करता है वो कौन है, उदयन वाजपेयी, कैलाश वाजपेयी, मुकेश वाजपेयी, अटल वाजपेयी, नहीं, राइट आंसर है हमारा उदयन वाजपेयी। क्योंकि सारे ये ऑप्शन हमें एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन हमें राइट ऑप्शन पर हमें हमारी नजर होनी चाहिए कि हमारा करेक्ट जो ऑप्शन है वो क्या है, उदयन वाजपेयी। कंटक ने कंटकम इति लोक कथा कस्मिन प्रदेशे प्रचलिता, ये जो कहानी है वो कहां से ली गई है भाई, कौन से लोक, अर्थात ये जो लोक कथा है वो किस प्रदेश में प्रचलित, अर्थात कहां पर वो प्रचलन में है। राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार प्रदेश है, कहां की है, मध्य प्रदेश की है। नेक्स्ट है कि चंचल है क्या आसित, चंचल जो शिकारी था वो कौन था, व्यापारी है,
फिर शक है, व्याध है, शर्मिक है। तो क्या था वो? वही चंचल कौन था? व्याध था, व्याध, अर्थात वो एक शिकारी था, शिकार करता था। राकेश से भगनी का आसित, ये चैप्टर हमारा कौन सा है? चैप्टर 6। ग्रहम शून्यम सूता बिना, कि घर बेटी के बिना सूना, ये हमारा पाठ है। अगला, राकेश से भगनी का आसित, राकेश की जो बहन थी वो कौन थी? माला, मालिनी, माधुरी, शालिनी। तो राकेश की बहन कौन थी? शालिनी थी पाठ के अनुसार। राकेश से पुत्रिया किम नाम आसित, राकेश की जो पुत्री थी उसका क्या नाम था? अंबालिका, अनामिका, माला, अंबिका। तो क्या नाम था उसका? अंबिका था, क्योंकि पाठ हम पढ़ चुके हैं। अब हमारा रिवीजन का टाइम है, ये अब एग्जाम आने वाला है, तो तुरंत हमें आंसर हमें याद होने चाहिए। सूता बिना शून्यम, सूता बिना शून्यम अर्थात बेटी के बिना घर सूना। वनम, ग्रहम, पुस्तकालय, विद्यालय। तो राइट आंसर हमारा क्या है? घर। कि बेटी के बिना, पुत्री के बिना हमारा घर कैसा होता है? खाली खाली लगता है, अर्थात सूना सूना लगता है। शालिनी, शालिनी पितुगृहम आगच्छति, शालिनी जो है वो पिता के घर आती है। कब आती है? शीतावकाशे, ग्रीष्मावकाशे, वसंत अवकाशे, वर्षा अवकाशे। कब आती है वो? ग्रीष्म अवकाश से, अर्थात जब गर्मी की छुट्टियां होती है तो शालिनी अपने पिता के घर आती है। राकेश है अंबिका किम प्रदाय क्रोड़ात अवतारयति, राकेश अंबिका को क्या देकर, क्या देकर? क्रोड़ात का मतलब होता है गोद से, गोद से, अवतारयति उतारता है। चोकलेहम, किड़कम, फलम, पुस्तकम, क्या देता है उसे? चोकलेहम, अर्थात उसे चॉकलेट देता है। राकेश अपनी पुत्री को चॉकलेट देकर गोदी से उतारता है। डैश ग्रीष्म अवकाशे पितुगृहम आगच्छति, ग्रीष्म अवकाशे पिता के घर आती है, रिक्त स्थान को पूरा कीजिए। अब ये क्वेश्चन घुमा के दे दिया है। पहले पूछा था कि शालिनी पिता के घर कब आती है, उसके बाद पूछा गया है कि डैश ग्रीष्म अवकाशे पितुगृहम आगच्छति कौन आती है? तो कौन आती है? शालिनी आती है। भारतीय जनता अहम पाठस्य, अब ये भारत जनता जो पाठ है ये हमारा कौन सा पाठ है? चैप्टर 7। अहम भारत जनता अस्मि, कि मैं भारत की जनता हूं। और इस पाठ में भारत जनता अर्थात क्या कहना चाह रही है कि भारत की जो विशेषताएं हैं इस पाठ में बताई गई है। भारत जनता अहम पाठस्य लेखक है अस्ति, भारत जनता पाठ के जो लेखक है वो कौन है? डॉक्टर रमाकांत शुक्ल, डॉक्टर हरिराम आचार्य, रमेशकांत शुक्ल है, राम कुमार शुक्ल। तो इसका राइट आंसर है डॉक्टर रमाकांत शुक्ल। उत्सव प्रिया अस्ति, कौन है उत्सव प्रिया? त्योहारों को कौन पसंद करती है? भारत पशु है, भारत जनता, देवा असुरा। पाठ के अनुसार जो त्योहार जो प्रिय है वो कौन है? भारत जनता, भारत की जनता, अर्थात भारत में ही सबसे ज्यादा त्योहार मनाए जाते हैं। भारत जनता चुनौती, भारत जनता चुनाव करती है, श्रेय का, प्रेय का, श्रेय प्रेम च उभयम न कोपी, अर्थात भारत जनता जब चुनाव करती है तो श्रेष्ठ और कल्याणकारी चुनाव करती है, अर्थात जो अच्छा भी हो और प्रिय भी हो। तो राइट आंसर क्या है? श्रेय प्रेय च उभयम, अर्थात दोनों का वो चुनाव करती है। भारत जनता संसारम चक्षुषाम पश्यति, भारत जनता संसार को देखती है, किसकी, किसकी नजर से देखती है वो? मित्रस्य, शत्रु, देवस्य, सम्मानस्य। तो भारत जनता पूरे संसार को मित्रता की दृष्टि से देखती है। नेक्स्ट है भारत जनता कस्मिन आसक्त, भारत की जो जनता है वो किसमें आसक्त है? प्रेम आसक्त, भोग आसक्त, हास्य आसक्त, लोक क्रीड़ा आसक्त, अर्थात वो संसार की क्रीड़ाओं में आसक्त है। गज परिमाणम कह धारयति, ये हमारा चैप्टर है चैप्टर 8। कौन सा? संसार सागर से नायिका, अर्थात संसार सागर के नायक जिनको गजधरों को कहा गया है। गज परिमाणम कह धारयति, गजधर कृषक है, अध्यापक है, चिकित्सक। तो गजधर, गज परिमाणम कह धारयति कौन धारण करता है? गज, गज की जो लोहे की छड़ होती है वो कौन धारण करता है? गज को धारण करने वाले क्या कहलाते हैं? गजधर कहलाते हैं। वेतनानि अतिरिच्य गजधरे वै किम प्रदीयते, वेतन के अलावा गजधर
जो होते हैं उनको क्या दिया जाता है? पाठ के अनुसार ग्रहम, वस्त्रम, दंडम, सम्मानम, अर्थात उनको सम्मान दिया जाता है। गजधरा की दर्शा, जो गजधरा वो कैसे हैं? प्रख्यात नाम वाले हैं। विश्रुत नामान, अज्ञात नामान, ज्ञात नामान। जब हमने पाठ पढ़ा था तो शुरू में ही आया था कि गजधर थे वो क्या थे? अज्ञात नाम वाले थे, अर्थात वो अनजान थे, अननोन थे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर है अज्ञात नामान। अस्मात् पूर्वम एतावत तड़ागान रचयन्ति इसमें है। इससे पहले ये जो तालाब है रचित, इनकी रचना हुई थी, अर्थात उनका निर्माण हुआ था कब? धरणीधरा, गजधरा, धनुर्धरा, देवधरा, गजधरा, अर्थात इससे पहले इनकी रचना किन्होंने की थी? तालाबों की गजधरों ने की थी। अर्थात क्योंकि ये जो तालाब है वो अचानक से प्रकट नहीं हुए थे, किसी ना किसी ने उनका निर्माण किया था, और जिन्होंने उनका निर्माण किया था वो कौन थे? गजधर। संसार सागर से नायक है पाठ से लेखक है अस्ति। संसार सागर नायक पाठ के लेखक हैं। कौन है पाठ के लेखक? अनुप मिश्र, अनुपम मिश्र, अनु मिश्र, निखिल मिश्र। तो राइट आंसर है हमारा अनुपम मिश्र। संसार सागर से नायका कस्मात कृति, कृति का मतलब होता है रचना। किसकी रचना है? आज भी खड़े हैं तालाब, जलाशय है। संसार सागर के नायक जल ही जीवन है। तो संसार सागर नायक कस्मात कीर्ति है, संसार सागर के नायक, अर्थात आज भी खड़े हैं तालाब। किसकी कीर्ति है? किसकी रचना है? आज भी खड़े हैं, ये इसका ऑप्शन नहीं है। आज भी खड़े हैं तालाब। तड़ागान, तड़ाग निर्माणार्थ प्रयुक्तम सादरम क्या है? स्मरणम कुर्वन्ति ही। लंबोदर है, गजधर है, वृकोदर है, कुंभोदर है। तो राइट आंसर है गजधर है। अर्थात तालाबों का निर्माण करने के लिए प्रयुक्त साधन क्या है? किसको हम याद करते हैं? गजधर को हम याद करते हैं। अगला है भगनी। भगनी सप्त के किम राज्यम ने गणित। ये हमारा चैप्टर है, चैप्टर कौन सा चैप्टर? ये हमारा चैप्टर 9 है, क्योंकि संसार सागर से वो चैप्टर हमारा 8 था। ये हमारा चैप्टर 8 था, अब ये हमारा चैप्टर क्या है? 9 है। ये हमारा चैप्टर 9 है, 9 चैप्टर है ये। सप्त भगिनी सप्त किम राज्यम गणीयते, यानी कि भगिनी जो हमारा जो पाठ है सप्त भगिनी, अर्थात 7 बहनों वाला राज्य, ये एक उपनाम दिया गया है क्योंकि ये अपने आप में स्वाधीन थे। किसी भी राज्य ने इनको अपने पर अधीन नहीं किया था, अर्थात ये सारे राज्य क्या थे? ये पराधीन थे, स्वाधीन नहीं थे। तो सप्त भगिन की किम राज्य में गणित, यहाँ पर राज्यों की ऐसा कौन सा राज्य जिसकी गणना इसमें नहीं है? मेघालय है, मणिपुर है, राजस्थान है, त्रिपुरा है। तो राइट आंसर है राजस्थान, क्योंकि ये 7 बहनों वालों में ये राज्य काउंट नहीं है। तीनों है, ये मेघालय भी है, मणिपुर भी है, त्रिपुरा भी है, राजस्थान नहीं है। हमें नए गणियते क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। सप्त भगिनी पाठानुसार अस्माकम देश कति राज्यानि सन्ति। सप्त भगिनी पाठ के अनुसार हमारे देश में कितने राज्य हैं? चतुर्विंशति, चतुर्दश, त्रिविंशति, अष्टाविंशति। तो पाठ के अनुसार हमारे देश में कितने राज्य? अष्टाविंशति राज्य हैं। लेकिन अब हमारे देश में कितने राज्य? 29 है। सप्त राज्य नाम, लेकिन यहां पर अगर ऑप्शन नवविंशति हो, अष्टाविंशति की जगह अगर नवविंशति हो तो हमें नवविंशति राइट ऑप्शन लिखना है। अगर नवविंशति ऑप्शन में नहीं है, अष्टाविंशति है, तो हमें राइट ऑप्शन ये लिखना है। सप्त राज्य नाम समवायो अस्ति ही, 7 राज्यों का समवाय है। सप्तभ्राता, सप्तभगिनी, सप्तांग, सप्ताह, 7 राज्यों का जो समूह है वो सप्तभगिनी वाला राज्य है। नेक्स्ट है हमारा त्रिपुरा। त्रिपुरा राज्य से उद्घाटन क्रमे कदा परिवृतवती। त्रिपुरा राज्य का जब उद्घाटन कर्म हुआ तो कब हुआ था? कौन सी शताब्दी में? त्रिसप्ततमे, पंचसप्तति तमे, द्विसप्तति तमे, अष्टसप्तमी तमे। तो क्या हुआ था? द्विसप्तति तमे, अर्थात 72वें वर्ष में हुआ था। एवं सप्तभगिन्य संख्याम प्राचीन इतिहासे प्राय दृष्टा।
ईमा, ये जो 7 बहनों वाला राज्य है प्राचीन इतिहास में प्राय क्या देखा गया है भाई, क्या देखा गया है? प्रसिद्ध, कुख्यातः, स्वाधीना, परतंत्रा, क्या देखा गया? स्वाधीन देखा गया, अर्थात ये स्वाधीन था अपने आप पर। एतानी राज्यानि भ्रमणार्थम संति, एतानी ये सब राज्य घूमने के लिए है। नगर सदृशानि, उद्यान सदृशानि, स्वर्ग सदृशानि, कानन सदृशानि, अर्थात इन राज्यों का भ्रमण करना घूमने के लिए स्वर्ग के समान माना गया है। तो यहां पर है स्वर्ग सदृशानि, अर्थात स्वर्ग के समान इन राज्यों का भ्रमण करना उचित है। तो ये स्वर्ग के समान माने गए हैं। अभिवादनशीलस्य कति वर्धन्ते, अभिवादनशीलस्य, ये हमारा चैप्टर 10 है। अभिवादनशीलस्य कति वर्धन्ते, नमस्कार करना बड़ों का, सेवा करना, कति वर्धन्ते, कितने गुण बढ़ते हैं इनके? त्रीणि पंचः सप्तः चत्वारि, अर्थात 4 गुण बढ़ते हैं। ये श्लोक है हमारा। अभिवादनशीलस्य वर्धन्ते तस्य उपवृद्धनो सेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। तो यहां पर है कीदृशं कर्म है प्रयत्नेन वर्ज्यतेत, कीदृश है, कैसा कर्म, प्रयत्न करके हमें छोड़ देना चाहिए। कैसा कर्म, जरूर थोड़ी वो कर्म हम करना चाहिए, जैसे भी तैसे हो कुछ ना कुछ प्रयत्न करके उस कर्म को हमें छोड़ देना चाहिए। दुष्कर्म, सत्कर्म, कुकर्म, विपरीत कर्म, अर्थात विपरीत कर्म, यानी कि किसी को अच्छा नहीं लगे ऐसे कर्म को हमें छोड़ देना चाहिए। नीति नवनीतम इति पाठश्च कर्म है, क्या है? नीति नवनीतम पाठ का कर्म क्या है? एकादश, दशम, पंचम, तृतीय है। पाठ का क्रम कौन सा है? दशम। ये क्वेश्चन पूछा जाता है मोस्टली कि पाठ का क्रम कौन सा है? क्रम अर्थात भाई आपका पाठ कौन से नंबर का है? प्रथम है, द्वितीय है, तृतीय है, चतुर्थ है। तो यहां पर हमारा जो पाठ है ये क्या है? दशम है, 10वां पाठ है। कीदृशं जलम पीबेत, कैसा जल पीना चाहिए? मनस्पूतम, सत्यपूतम, वस्त्रपूतम, दृष्टिपूतम। वस्त्रपूतम अर्थात वस्त्र से पवित्र छान कर हमें जल को पीना चाहिए। निर्णानाम संभवे माता पितरों सहते, निर्णानाम अर्थात मनुष्य की उत्पत्ति में जो माता पिता है वो कष्टों को सहन करते हैं। तो किसको सहन करते हैं? आश्चर्यम, कलेशम, सुखम, लज्जाम, कलेशम, अर्थात वो दुख को सहन करते हैं। सावित्री अध्यापन सह प्रचलती ही, सावित्री अध्यापन के साथ, अर्थात ये वाला कौन सा चैप्टर है हमारा? 11। सावित्री बाई फूले, ये हमारा पाठ है, 11 पाठ है। सावित्री अध्यापन सह प्रचलती, सावित्री अध्यापन अर्थात अध्ययन भी उनके साथ चलता था। विनोदम, सौख्याधिनम, आलापम, क्रीडनम, सौख्याधिनम अर्थात वो जब कन्याओं को पढ़ाती थी तो उनकी पढ़ाई अर्थात उनका अध्ययन भी साथ चलता था। वो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ खुद भी स्वयं पढ़ती थी। ज्योतिबा फूले महोदय प्रबल समर्थक आसित, ज्योतिबा फूले महोदय थे वो प्रबल समर्थक थे किसके? स्त्री शिक्षा के, स्वतंत्रता के, आंग्ल भाषा के, स्वाधिकार नाम के, स्त्री शिक्षा के, अर्थात वो स्त्री शिक्षा के पक्ष में थे। महाराष्ट्र से प्रथम महिला शिक्षिका आसित, महाराष्ट्र की प्रथम महिला शिक्षिका थी। ये बात तो हमारे जहन में आ जानी चाहिए कि सबसे पहले जो प्रथम शिक्षिका थी महाराष्ट्र की वो कौन थी? उसका नाम क्या था? सावित्रीबाई फूले। लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा, सावित्रीबाई फूले, मनोरमा। तो राइट आंसर क्या है हमारा? सावित्रीबाई फूले, जिसने लड़कियों के लिए सबसे पहले जो था प्रथम विद्यालय आरंभ किया था। नेक्स्ट है हमारा का प्रथमा कन्या पाठशाला प्रारंभ, कहा किसने प्रथम सबसे पहले कन्याओं के लिए पाठशाला प्रारंभ की ही? शारदामणि, लक्ष्मीबाई, ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई। अभी मैंने बताया ना क्वेश्चन कि क्वेश्चन ऐसे भी घूम के आ सकता है कि सबसे पहले जो विद्यालय था लड़कियों के लिए किसने आरंभ किया था? तो यहां पर है राइट आंसर सावित्रीबाई फूले। शिक्षिका ग्राहक काने आदाय चलती, शिक्षिका ग्राहक घर से लेकर क्या लेकर चलती है साथ में? जाहिर सी बात है जब वो शिक्षिका है तो जब वो घर से लेकर चलती है तो उसके साथ में कुछ ना कुछ तो होगा, पुस्तक तो होंगी। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा पुस्तकानी, मोटरयानी, कंदुकानी, जलानी। तो राइट आंसर हमारा पुस्तकानी, वो पुस्तकें हाथ में लेकर साथ चलती थी।
कस्योपरि जना धूलिम प्रस्तर खंडान क्षिपति, कस्योपरि किसके ऊपर लोग धूली, धूली का मतलब धूल, प्रस्तर खंडान पत्थरों के टुकड़े अर्थात पत्थर उसके ऊपर फेंकते थे। जब वो पढ़ाने के लिए जाती थी सावित्रीबाई फुले तो लोग उसके ऊपर धूली अर्थात मिट्टी फेंकते थे और पत्थर भी फेंकते थे। तो राइट आंसर है हमारा सावित्रीबाई फुले, क्योंकि हमारा पाठ ही यही है सावित्रीबाई फुले। कह वनम दहते हैं, कह कौन वन को जलाता है, ये हमारा चैप्टर है 12। मेघ है, मेघा प्रचंड उष्णा वहनी दृश्यमान शुष्क है, अर्थात बहुत ज्यादा जब गर्मी पड़ती है तो उससे जो सूखे जो पेड़ होते हैं वो भी जल जाते हैं। कस्य वेग है सर्वथा अवरुद्ध है, कस्य किसका वेग सर्वथा हमेशा अवरुद्ध रुक गया था। भाई जब वो दोनों दोस्त जब बाहर आते हैं कि अंदर बिजली नहीं थी और जब वो बाहर आते तो वो देखते हैं कि बाहर भी क्या है, हवा बिल्कुल नहीं चल रही है, वायु का जो वेग है बिल्कुल रुका हुआ है। तो किसका वेग रुक जाता है, नद्या मेघस्य पवनस्य आकाशस्य, पवनस्य अर्थात हवा का जो वेग है वो रुक जाता है। पवनेन कह प्राणित ही पवनेन मरुत है वेगम नदीम सकलम जगत, सकलम जगत। पवनेन हवा से पूरा संसार प्राण त्याग देता है। अगर हवा नहीं चलेगी, हमें वायु नहीं मिलेगी तो सबके क्या होंगे, प्राण निकल जाएंगे। तो क्या है वो सकलम जगत, अगर पूरा सकलम जगत के क्या होते, प्राण निकल जाते हैं। का मार्गे अवक्रम क्षिपति, कौन रास्ते में अवक्रम कूड़ा कचरा फेंकते हैं। वैभव परमिंद्र है रोजनालीन है न कोपी, रोजलीन है, रोजालीन है, जो रोजलीन होती है एक महिला होती है और रास्ते में क्या फेंकती है, कचरा फेंकती है। पाठ के अनुसार भारत भूमि कुत्र राजते हैं, ये हमारा चैप्टर 13 है। भारत भूमि कुत्र राजते हैं हमारा चैप्टर शितो राजते भारत स्वर्ण भूमि। भारत भूमि कुत्र राजते आकाशे मेघो घोरे शितो। एयम धरा कस्मिन भांति, यह जो पृथ्वी है किसकी भांति है, ताम्रवत रजवत स्वर्णवत लोहवत, स्वर्णवत हमारी जो धरा है पृथ्वी है वो स्वर्णवत के समान है, अर्थात किसकी भांति सुशोभित होती है, वो स्वर्णवत अर्थात सोने के समान सुशोभित होती है। नदी नाम क्या पीयूष तुल्यम अस्ति, नदियों का जल किसके समान है, जलम मृतिका वंशपति जलचरहा, नदी का क्या, नदी का क्या अमृत के समान है, जल, नदियों का जो जल है वो अमृत के समान माना गया है। शीतौ रास्ते भारत स्वर्ण भूमि पाठस्य कर्म क्या है, मैंने फिर बताया है, ये हमारा क्वेश्चन फिर दोबारा आ रहा है कि इसमें पाठ का क्रम पूछा गया है कि कौन सा क्रम है, एकादश है, द्वादश है, त्रयोदश है, चतुर्दश है। तो राइट आंसर है हमारा त्रयोदश अर्थात हमारा ये चैप्टर 13 है, जो कि मैं स्टार्टिंग में बताती हुई जा रही हूं कि ये हमारे चैप्टर है। नेक्स्ट है हमारा दशमलव पद्धति आविष्कारक आसित, दशमलव पद्धति के आविष्कारक थे, ये हमारा पाठ जो है 14 चैप्टर है हमारा आर्यभट्ट है। आर्यभट्ट हमारा 14 चैप्टर हमारा लास्ट चैप्टर है, उसके अंदर से ये क्वेश्चन कि दशमलव पद्धति का आविष्कार किसने किया था, कौन थे उसके आविष्कारक। हमें सबको पता है कि शून्य का आविष्कार करने वाले कौन थे, आर्यभट्ट है, वराहमिहिर है, भास्कराचार्य, नागार्जुन। तो राइट आंसर है आर्यभट्ट, जिन्होंने शून्य पद्धति का आविष्कार किया था। आर्यभट्ट आसित कौन थे, चिकित्सक, वेद है, शिक्षक, गणित ज्योतिषविद है। तो कौन थे वो, गणित को मानने वाले और ज्योतिषाचार्य के शास्त्र थे, गणितज्ञ थे वो। आर्यभट्ट जन्म बभू है, आर्यभट्ट का जन्म कहां हुआ था, 476 ईस्वी, 376 ईस्वी, 516 ईस्वी, 467 ईस्वी। तो उनका जो राइट है जन्म स्थान, उनका जन्म कब हुआ था, 476 ईस्वी है, 476 ईस्वी में उनका जन्म माना गया है। आर्यभट्ट है कर्म भूमि आसित, कर्म भूमि अर्थात आर्यभट्ट की जो कर्म भूमि थी, उनका कर्म क्षेत्र क्या था, कहां पर वो काम करते थे, कर्म भूमि कौन सी थी उनकी, सरयू, साकेत, बोध गया, पाटलिपुत्र, अर्थात पाटलिपुत्र उनकी कर्म भूमि थी, किनकी, आर्यभट्ट की।
आर्यभट्ट ग्रंथस्य नाम अस्ति, आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम है, क्या नाम है? लीलावती, आर्यभट्टम, पंचदांतिका, ज्योतिष गणनम। तो आर्यभट्ट के ग्रंथ का नाम है आर्यभट्टियम ग्रंथ, क्योंकि उनके नाम पर ही यह ग्रंथ का नाम पड़ा है। तो इस प्रकार हमने हमारे जितने भी पाठ के अनुसार, पाठ 1 से लेके पाठ 14 तक जितने भी हमारे एमसीक्यूज आपके परीक्षा के लिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, वो हमने सारे यहां पर हल किए हैं। तो इस वीडियो को जरूर देखें, लाइक और शेयर करें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, जो कि हमारा मिशन 100 हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आज के लिए धन्यवाद।